एडवोकेट अनुपम त्रिपाठी साहब, आपको एक्सप्रेस खबर का आज का इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार चंदन जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। नमस्कार, आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक बंगाली न्यूज चैनल है और इसमें आज का जो प्रोग्राम का जो हमारा इसका जो एक प्रोग्राम का नाम है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इस प्रोग्राम का नाम है और हम लोग इसको बांग्ला में कहते हैं वाक स्वाधीनता। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वाक स्वाधीनता का आज का जो ये पर्व है, इसमें आपको स्वागत है। मैं अनुपम जी थोड़ा सा भूमिका देना चाहूंगा। जो घटनाएं डॉक्टर कफील खान के साथ हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट लास्ट फरवरी में एनएसए लगाया डॉक्टर कफील खान के ऊपर और उसका कारण यह था कि उन्होंने सीएए के ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने स्पीच दिया था और उस स्पीच के ऊपर बेस करके उनको अरेस्ट किया और उनको मथुरा जेल पे लाया गया। हमने डॉक्टर कफील खान को सुना, जब वो बाहर आए उनका पहला जो शब्द था कि मैं नहीं झुकूंगा और मुझे कोई झुका नहीं सकता, जो सच है मैं वो बोलता रहूंगा। और मुझे फंसाया गया। जो अस्पताल में 70 बच्चों का मौत हुई थी बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में 2017 में, उनका कातिल कौन, ये जो प्रश्न मैं पूछा था मेरे ऊपर दूसरा जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसको लेकर, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन में भी जब मेरे को क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद जब सरकार ने मेरे को कुछ कर नहीं पाए, मेरे को यही एनएसए लगाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके और मुझे बोला कि मैं दंगा भड़काने का कोशिश किया, ऐसा कोई बात नहीं किया। तो प्राइमरीली मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या था उनका उस स्पीच में जिसलिए उनके ऊपर एनएसए लगाया गया और क्या वो एनएसए जायज था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अनुपम जी। जी देखिए, ऐसा है, ये स्पीच इन्होंने जब सीए के काले कानून के खिलाफ सभी जगह पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो डॉक्टर कफील खान ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के करीब 200 से 300 स्टूडेंट्स की ऑडियंस थी जहां पे उन्होंने ये स्पीच दी। ये स्पीच यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस स्पीच को मैं लगभग 25 से 30 बार लिटरली मैं सुन चुका हूं, देख चुका हूं, ठीक है। और मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि इस स्पीच में डॉक्टर कफील खान ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो कि एनिमिटी बिटवीन टू रिलीजियस ग्रुप्स को बढ़ावा देती है। जो सेक्शन इनिशियली उनपे इंडियन पीनल कोड का लगाया गया वो यही लगाया गया कि भड़काऊ भाषण है और दो ग्रुप्स के बीच में या दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी क्रिएट करने का इन पे आरोप लगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस स्पीच में जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि इस स्पीच में इन्होंने दो बातें जरूर कही। एक, इन्होंने ये कहा कि योगी जी मैं आपसे डरता नहीं हूं, बराबर अपनी आवाज उठाते रहूंगा। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा अमित शाह जी के लिए, आपको गुजरात में पता होगा मोटा भाई कहते हैं, मोटा भाई बड़े भाई को कहा जाता है। अमित शाह को अक्सर मोटा भाई कहा जाता है, बड़े भाई की तरह। गुजरात में मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई होता है। तो उन्होंने कहा मोटा भाई मैं आपसे डरता नहीं हूं, अपनी आवाज उठाते रहूंगा। ये दो बात उन्होंने स्पीच में कही थी। इसके अलावा उन्होंने जो भी बातें करी थी वो देश को जोड़ने वाली बातें थी। इट वॉज अबाउट यूनिटी, इट वॉज अबाउट इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। और सीए के काले कानून के खिलाफ जो वाजिब बात है वो उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करी थी। बताना चाहता हूं कि सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 150 PILs हैं, जिसमें एक मैं स्वयं पिटिशनर हूं, पिटिशनर नंबर 21, 21वीं नंबर की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मेरी भी है सीए के काले कानून के खिलाफ, ठीक है जी। तो ये उन्होंने बोला था और इसमें कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने नहीं करी थी। बाद में देखा गया कि इसी केस का आरोप लगा के उनको इनिशियली अरेस्ट किया गया और आगे जाके एनएसए तक लगाया गया, जिससे अब जाके वो एक शानदार 42 पन्ने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट आई है, जिससे वो बाइजन बरी होके आए। ये मेरे इनिशियल थॉट्स हैं। जी चंदन जी पूछे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उनके साथ यूपी सरकार की ये दुश्मनी क्यों है और कहां से ये शुरू हुआ, ताकि एक आदमी, एक डॉक्टर है, एक तो उनका नौकरी चला गया, एक कारण उनको बाहर कर दिया गया हॉस्पिटल से, आज उनके पास नौकरी नहीं है और उसके बाद भी लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए,
उनके भाई के ऊपर गोलियां चली, उनके परिवार को परेशान किया गया। तो आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक है, और है तो क्यों है? आता हूं मैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा चंदन जी आपने, मैं जवाब देता हूं। 2017 में आप लोगों को याद होगा सभी भाइयों को कि गोरखपुर के बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज में जहां 400 बच्चों का पीडियाट्रिक वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे बहुत छोटे होते हैं जिनका अभी जन्म हुआ होता है, उनको रखा जाता है, और खास करके वहां ऑक्सीजन की सप्लाई की भारी मात्रा जरूरत होती है, बड़ी भारी मात्रा में। इस पीडियाट्रिक वार्ड में डॉक्टर कफील खान एज अ पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर कफील खान का बता दूं डॉक्टर है और स्पेशलिटी उनकी पीडियाट्रिशियन की है, बच्चों के डॉक्टर है। करेक्ट। वो उस समय वहां पे काम किया करते थे बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज। बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, जब वो छुट्टी पे थे, उन्होंने बाकायदा छुट्टी ली हुई थी, घर पे थे, छुट्टी पे थे, तो एक अचानक उनको फोन आता है इमरजेंसी में और पता चलता है कि बच्चों की जान जा रही है, कुछ ऑक्सीजन को लेके दिक्कत आ गई है, क्या आप आ सकते हैं? डॉक्टर कफील खान अपना सारा काम छोड़ करके, घर वगैरह छोड़ करके कहती है मैं तुरंत पहुंचता हूं। पहुंचते हैं बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज पीडियाट्रिशियन वार्ड। वहां पे वो पाते हैं कि जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा होता है इस वार्ड को, जहां 400 बच्चे भर्ती थे, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल की उम्र से भी कम बच्चे, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई की दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। डॉक्टर कफील खान और उनके साथ जो भी इमरजेंसी में जूनियर बच्चे थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, बच्चे नहीं माने डॉक्टर्स वगैरह थे, और अलग मेडिकल इंटर्न्स वगैरह थे, स्टूडेंट्स वगैरह थे, सबके साथ मिल करके जल्दी जल्दी जो भी किया जा सकता है अंडर दी सर्कमस्टांस उन्होंने करना शुरू किया। चाहे वो सीपीआर देना हुआ, चाहे डॉक्टर कफील खान ने, मैं बता दूं, जब ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रहा था तो उन्होंने फिर प्राइवेट फोन्स करने शुरू किए, अपने जानने वाले केमिस्टों को, डॉक्टरों को, अन्य और अस्पताल में जानने वाले डॉक्टरों वगैरह को, ये ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर्स को, प्राइवेट ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर्स को, और कहा कि यार सिलेंडर सप्लाई करो, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बच्चे मर जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद आप लोगों को वेल नोन है, जैसे मीडिया में खबर वगैरह आई, वहां पे करीब 78 बच्चों की जान गई। तो मीडिया, ये जो आजकल सोल्ड मीडिया है, जो भारत सरकार और यूपी सरकार का बिका हुआ मीडिया है, उन्होंने जोर जोर से फैलाया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जोर जोर से फैलाया कि 77 बच्चों की, 78 बच्चों की मौत हो गई, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार। ये मीडिया ने नहीं बताया कि वहां 400 बच्चे थे जमा और 330 बच्चों की जान बचाई गई। तो हालात थी 400 के 400 बच्चों की। देखिए, अगर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा तो कौन बचेगा? 400 बच्चों की जान जा सकती थी, 78 बच्चों की जान गई, 330 बच्चों की जान बची। एनीवेज, मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और फिर किसी पे तो ब्लेम जाना था, तो सबसे पहले इसमें 8 डॉक्टरों को जो वहां मौजूद थे उनको अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया, जिसमें एक डॉक्टर कफील खान थे। ठीक है। अच्छा, अब मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया कि ये देखिए, ये डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चों की जान गई, ये डॉक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों की जान गई। डॉक्टर्स गए जेल में। उसके बाद एक कमिटी को बनाया गया, एक कमिटी को स्थगित किया गया, एक कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू कि किसका जांच की जाएगी और पता चले कि कौन वाकई में जिम्मेदार है, क्या ये 8 डॉक्टर जिम्मेदार है। कमिटी ने 3 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट करी, तब तक ये लोग जेल में थे, डॉक्टर कफील खान भी जेल में थे। ठीक है। कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट करी और कमिटी ने ये पाया कि ये जो डॉक्टर कफील खान हैं, इन्होंने अपने हेरोइक एफर्ट्स, अपने प्राइवेट बल पे, अपने बल पे, अपनी क्षमता के बल पे पूरी मेहनत करी बच्चों को बचाने की। और सच ये है कि 400 बच्चों में 330 बच्चों की जान बचाने वाला एक डॉक्टर और उसके साथ सहयोगी 7 डॉक्टर्स, उसका नाम था डॉक्टर कफील खान। 78 बच्चों की जरूर जान गई, लेकिन 330 बच्चों की जान बचाने वाला डॉक्टर कफील खान था, जिसने अपने बल पे प्राइवेट सिलेंडर्स मंगाए, कुछ को अपने जेब से पैसे दिए, कुछ को एटीएम से निकाल के पैसे दिए, कहा पैसे बाद में मिल जाएंगे लेकिन अभी सिलेंडर सप्लाई करो, इमरजेंसी है, बच्चों की जान चली जाएगी, और 330 बच्चों की जान बचाई। ये पाया पहली कमिटी ने। ठीक है। ये कमिटी की रिपोर्ट फाइनली
2 महीने इस रिपोर्ट पे जो स्टेट सरकार थी, यूपी की स्टेट सरकार थी, वो बैठी रही। क्यों? क्योंकि कमिटी ने सिर्फ इतना ही नहीं पाया, कमिटी ने ये भी पाया, ये बात आप लोग सुने, आपके सभी दर्शक, बहुत जरूरी है जानना। कमिटी ने ये भी पाया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर, देखिए बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, इसकी जिम्मेदारी फाइनली यूपी की हेल्थ डिपार्टमेंट, यूपी की हेल्थ मिनिस्ट्री पे आती है, ठीक है, वो इसको चलाते हैं। पाया गया ये कि 78 लाख रुपए का एक बिल पेंडिंग था महीनों से, 2-4 महीनों से ऑक्सीजन सप्लायर का। तो ऑक्सीजन सप्लायर ने बहुत सारे नोटिसेस दिए थे और इन लोगों को कहा था मेरा बिल पे करिए वरना ऑक्सीजन काट दिया जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 4 महीने तक नोटिस देने के बाद भी उसका बिल का पेमेंट नहीं किया गया यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, यूपी की हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। दे डिड नॉट पे हिम। उसके कारणवश जो ऑक्सीजन सप्लायर था, जो प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर था, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सप्लाई बंद कर दिया, जो कि ऑफ कोर्स गलत था, उसने इलीगल काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बंद कर दिया, जिस कारण से बच्चों की मौत हुई। तो कमिटी ने ये पाया कि भाई अल्टीमेटली ये जो डॉक्टर्स है इन्होंने तो जान बचाई है 330 बच्चों की, जो 78 बच्चों की जान गई है वो बिल पे ना होने के कारण से गई है। वो बिल जो ऑक्सीजन सप्लायर था इसमें वो जिम्मेदार है, और उसका बिल क्यों नहीं पे हुआ जिसके लिए यूपी की हेल्थ डिपार्टमेंट, यूपी का हेल्थ मिनिस्ट्री, हाँ, मिनिस्टर साहब से लेकर जो सेक्रेटरी होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो जिम्मेदार है, उन्होंने क्यों नहीं पेमेंट किया? अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं पे किया? डॉक्टर्स की थोड़ी ना जिम्मेदारी, डॉक्टर्स का काम है बच्चों को देखना, ये थोड़ी ना जिम्मेदारी है कि सिलेंडर का जो है पैसा देखना कि पे हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बाइज्जत जो है कहा, रिपोर्ट में लिखा कि डॉक्टर कफील खान इज इन फैक्ट हीरो ऑफ दिस स्टोरी, ही शुड नॉट बी मेड एन अक्यूज्ड, ही इज द हीरो हु हैज सेव्ड 330 चिल्ड्रन। अब सुनिए, जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई, मैं सारे दर्शकों को बोलूंगा, अनुपम जी का बातों से अभी एक बहुत बड़ा बात सामने आया है और हमारे उधर के काफी लोगों को ये नॉलेज नहीं होगा। हालांकि बंगाल से लेके उधर पूर्वी भारत में सब लोग काफिल खान के साथ खड़े थे, ट्वीट कर रहे थे, ट्रेंड कर रहे थे, सारे लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा बात जो अभी बताई हमारे वकील साहब ने, अनुपम त्रिपाठी जी ने, कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई वहां पे उनको हीरो बोला गया, हीरो, ही इज अ हीरो। तो एक हीरो को जिसने अपने जान पे खेल के बच्चों को बचाने की कोशिश की, अपने एटीएम से पैसा निकाल के दी, उनके साथ इतना बड़ा बर्ताव। अब आगे हम बात करेंगे, लेकिन अनुपम जी के पास फिर जाएंगे, वो कुछ बोल रहे थे आगे, उनको सुनेंगे, और हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस है। आज हम अपने दर्शकों को ये सारी चीज सामने बताना चाहते हैं। अनुपम जी, आगे बढ़ता हूं। देखिए, इस कमिटी को जो बनाया गया था, कमिटी को कहा गया था 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है, लेकिन भारत में जैसे होता है कमिटी के अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा समय लग गया, फिर कमिटी ने भी जब जांच करी उनको समय लग गया। इवेंचुअली कमिटी 3 महीने नहीं 6 महीने में उन्होंने फाइनली अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी और रिपोर्ट दी। इस पूरे 6 महीने के दौरान डॉक्टर कफील खान जेल में रहे, और भी अन्य 7 डॉक्टर्स और थे जो जेल में रहे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 6 महीने में कमिटी ने तो अपनी जांच कर ली और रिपोर्ट सबमिट कर दी यूपी की स्टेट सरकार को, ठीक है। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ऑब्वियसली उसके बाद वो रिपोर्ट जाती इलाहाबाद हाईकोर्ट, और फाइनली ये सब लोग 6 महीने के बाद छूट जाते। लेकिन यूपी सरकार, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए, यूपी सरकार उस रिपोर्ट पे 2 महीने बैठी रही, क्योंकि वो रिपोर्ट यूपी सरकार को सूट नहीं करती थी। हाँ, यूपी सरकार उस रिपोर्ट पे 2 महीने बैठी रही। फाइनली 2 महीने के बाद जब आरटीआई वगैरह डाला गया वगैरह वगैरह, ये रिपोर्ट सामने आई, तब यूपी सरकार फाइनली 2 महीने के बाद जब आरटीआई वगैरह डाला गया वगैरह वगैरह, ये रिपोर्ट सामने आई, तब यूपी सरकार ने इस रिपोर्ट को सामने पब्लिक में आने दिया। ये रिपोर्ट फिर हाईकोर्ट तक पहुंची, इलाहाबाद हाईकोर्ट तक, और फाइनली तब तक 8.5-9 महीने बीत गए थे, जब इस रिपोर्ट को देख करके इसके बेसिस पे फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के साथ बाकी सभी 7 डॉक्टर्स या जो मेडिकल ट्रेनिंग वगैरह थे उन सबको जो है बेल दी, हाँ, और ये लोग रिहा हुए। तो ये मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, ठीक है।
अब देखिए एक बात समझिए, एक तो ये रिपोर्ट की बात है, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया इनको, बेल दी वगैरह। जरूरी बात ये है अनफॉर्चुनेटली जो इस देश में पिछले 6 साल से देखा जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे अभी हाल में हमने तबलीगी जमात के समय देखा, 2 महीने स्टोरी चलाई कि तबलीगी जमात ने जो है पूरा कोविड फैला दिया। फाइनली जब 3 हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के एक मेंबर को बाइज्जत बरी किया और ये तक कहा कि मीडिया अनफेयर थी और गवर्नमेंट अनफेयर थी लोगों पे, तो मीडिया ने एक स्टोरी ऐसी नहीं चलाई, 1 घंटे तक नहीं चलाई, और ऐसे चलाया था 2 महीने। इसी प्रकार से उस समय भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब टीवी वाला मीडिया, ये बड़े बड़े चैनल, इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया था कि 78 डॉक्टरों की जान ले ली डॉक्टर कफील खान ने। ये देखिए 78 बच्चे मर गए, 78 बच्चे मर गए। उसके बाद जब ये बरी हो गए, इनको बेल मिल गई, कमेटी ने रिपोर्ट में ये कहा कि 330 बच्चों की जान बचाने वाला डॉक्टर कफील खान है, 78 बच्चों की जान लेने वाला डॉक्टर कफील खान नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर और यूपी की हेल्थ मिनिस्ट्री है जिन्होंने उसकी पेमेंट नहीं करी। ये स्टोरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं करी, तो वो नैरेटिव कंटिन्यू रहा। आज भी देश भर में लोग सोचते हैं, जब डॉक्टर कफील खान का नाम आता है तो लोग सोचते हैं वो जो 78 बच्चों की जान चली गई थी जिसमें वो जेल गया था। लोगों को ये नहीं पता है कि क्यों डॉक्टर कफील खान की इतनी फॉलोइंग हो गई है। इस कारण से, क्योंकि जो सत्य जानते हैं उनको समझ में आया कि यार ये तो हीरो आदमी जिसको जबरदस्ती प्रताड़ित किया गया। तो ये सब कुछ हुआ था। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट केस। ये अब हम लोग 1 साल पुरानी 2017 की बात, 2018 की बात कर रहे हैं। ये था सारा बैकग्राउंड। यहां से ये जेनेसिस था जहां से कहीं पे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ बिटवीन द यूपी स्टेट गवर्नमेंट एंड डॉक्टर कफील खान। यूपी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हुई, क्योंकि जिसको उन्होंने बनाया, सामने खड़ा किया, कहा कि ये मुल्जिम है, वो बाइज्जत वहां से टूट गया और कहा गया ये मुल्जिम नहीं, ये तो हीरो लायक है, इसने जान बचाई है। नैरेटिव चेंज हो गया, वहां से उनको एम्बैरेसमेंट हुई। ये शुरुआत है इनके केस की, जो आगे जाके फिर बढ़ा और जो अब हाल का हुआ है। इतना मैं कहना चाहूंगा। बताएं चंदन जी, आगे पूछे। अब एक डॉक्टर जो जान पे खेल के बच्चों को बचाता है, एक डॉक्टर जो उसके लिए जेल में भी चला जाता है, जिसको आप कहते हैं कि हीरो बनाना चाहिए था, उनको जीरो बनाने के लिए सिर्फ कोशिश नहीं किया गया, उनको मानसिक शारीरिक टॉर्चर भी किया गया, उनको जेल के काल कोठरी में धकेल दिया गया 7-8 महीने के लिए, और उसके बाद वो बाहर आते हैं तो उसको मतलब रिलीफ नहीं मिलता, उसके ऊपर और भी केसेस लगाने का कोशिश होता है, उसका परिवार के ऊपर प्रेशर बिल्टअप होता है, उसके मेरे को जो मीडिया रिपोर्ट आई थी, चल चुकी है, भाई के ऊपर गोली चला था, गोली चल चुकी है, भाई के ऊपर जो गोली चली थी, क्या उन किन लोगों ने गोली चलाई, उनका कोई रिपोर्ट आई या उन लोगों को जेल में डाला गया आज के डेट में? अनुपम जी, आपके पास कोई खबर है उसकी? मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुझे ज्यादा खबर नहीं है। ब्रदर वाले केस में जो मीडिया नैरेटिव बना सरकार की तरफ से, और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, वो ये कि इनके भाई पे गोली जो है इस केस से रिलेटेड नहीं थी, वो प्राइवेट डिस्प्यूट कोई प्रॉपर्टी का लेकर के था, वो सरकार ने कहा। डॉक्टर कफील खान उनकी फैमिली मेंटेन करती है, क्योंकि एज अ बैकलैश ऑफ ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उन पे गोली चली थी। और इंटरेस्टिंगली ये गोली 500 मीटर दूर वहां से चली थी जहां पे उस समय योगी आदित्यनाथ जी कोई अपनी रैली कर रहे थे, मतलब वो मौजूद थे। सोचिए, जहां चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मौजूद है, 500 मीटर के अंदर डिस्टेंस पे इनके ब्रदर पे गोली चली थी। ये भी एक सत्य है। बाकी उसमें कुछ नहीं हुआ है केस में, FIR वगैरह है, केस चल रहा है। भारत में आपको पता ही है ऐसे केसेस 30-30 साल चलते हैं, कुछ होता नहीं। ठीक। डॉक्टर कफील खान अब वो छूट गए जेल से, और आपने बताया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, त्रिपाठी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पूरा जजमेंट में भी फरवरी से लेके अब सितंबर तक इतना लंबा टाइम उनको रखना पड़ा वहां पे, क्या ये जजमेंट और जल्दी नहीं आ सकता था? तो अगर जल्दी आ सकता था तो क्यों ये डिले हुई? इसका कारण क्या है? एक निर्दोष, क्योंकि उन्होंने बोल दी है, अब नाउ इट इज डॉक्यूमेंटेड एज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ही इज इनोसेंट। उन्होंने बोल दिया, उनको फंसाया गया, उनके ऊपर NSA गलत तरीके से लगाया। लेकिन नाउ क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन है, बड़ा मुद्दा है
कि किसी को भी इस देश में क्या गलत इस तरीके का चार्जेस लगा के 7-8 महीने के लिए अंदर धकेल सकता है? अगर धकेल देता है तो न्याय प्रणाली कैसा होना चाहिए, और वो न्याय प्रणाली कितना फास्ट काम करना चाहिए? एक आदमी निर्दोष को 7-8-10 महीना 14 महीना अंदर रख के, ये तो गलत है सरासर। ये तो न्याय प्रणाली का भी जो है उनका भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठता है। अनुभव जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा है कि इस बार जो ये 8 महीने जेल गए और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस बेंच ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जो उनको बाइज्जत बरी किया और कहा कि एनएसए वगैरह पे गलत लगा था और केस को खारिज कर दिया। ये वाकई ये जजमेंट आई है 8 महीने के बाद। तो डॉक्टर कफील खान को इस बार भी 8 महीने जेल में रहना पड़ा। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए दिक्कत क्या है इस बार। इनिशियली इन पे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन लगे थे सिर्फ भड़काऊ भाषण के, ठीक है। वो सेक्शन पे जो इन पे इनिशियली लगा था, जिसपे 29 जनवरी इस साल उनको पिकअप किया गया था, मुंबई से डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, उसमें 11वें दिन में माने 10 फरवरी को उनको बेल मिल गई थी। यूपी के ही मजिस्ट्रेट साहब ने उनको बेल दे दी थी आफ्टर एग्जामिनिंग द स्पीच एंड फाइंडिंग की स्पीच में कुछ गलत नहीं था, बेल मिल गई थी। लेकिन ये यूपी गवर्नमेंट जिसका डॉक्टर कफील खान से पुराना, जैसे मैंने कहा 2017 से ये पूरा नाता चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है और कुछ उनको विंडिक्टिवनेस है, उनको प्रॉब्लम है इनसे। उन्होंने उसके बाद क्या किया, बेल मिलने के बाद भी 4 दिन तक, डिस्पाइट अ बेल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, 4 दिन तक इलीगली डिटेन किया। 11 को भी रिलीज नहीं किया, 12, 13, 14 तक रिलीज नहीं किया और 15 तारीख को रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से उन्होंने एनएसए लगा दिया, रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा काला कानून है, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो एनएसए लगाने के लिए आपको होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, स्टेट होम मिनिस्ट्री का। तो इसका मतलब ऑब्वियसली यूपी गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व थी, कोई छोटा मोटा केस नहीं था, ठीक है। उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, यूपी की होम मिनिस्ट्री ने, कि लगाओ इन पे एनएसए, जैसे कि कोई बहुत भारी टेररिस्ट है, जो कि जो दिखाता है कितनी विंडिक्टिव यूपी गवर्नमेंट है इनके खिलाफ, जबरदस्ती, ठीक है। जब एनएसए लगा दिया तो देखिए एनएसए का कानून बड़ा सख्त है। छोटा सा एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स दूंगा आपको, उससे आपको समझ में आएगा कितना सख्त कानून है। पहला, नॉर्मल इंडियन पीनल कोड के अगर सेक्शन लगे भारत में तो 24 घंटे के अंदर कानून है कि आपको अरेस्ट किया गया और 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अपीयर कराया जाता है और बेल वगैरह की बहस होती है। एनएसए में 24 घंटे का समय नहीं होता है, 5 दिन का समय हो जाता है। 5 दिन तक आपको पुलिस हिरासत में रखे रहती है, ना कोई जज ना कोई मैजिस्ट्रेट, कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 दिन तक हिरासत में आपको रखा जा सकता है। सेकंड, जब आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर भी कराया जाता है तो आपको कोई बेल वगैरह ऑटोमेटिक नहीं मिलती है। 3 महीने की मिनिमम इसमें आपको डाला ही जाता है डिटेंशन में, कि 3 महीने आप सजा डिटेंशन में रहिए। एक कमिटी फिर बनती है, वो भी आपके एप्लीकेशन डालने के बाद एक कमिटी फॉर्म होती है, जिसमें फॉर्मर हाईकोर्ट के जज वगैरह होते हैं रिटायर्ड। वो कमिटी बैठती है और 3 महीने के बाद कमिटी को रिपोर्ट देनी होती है स्टेट गवर्नमेंट को, प्लस सेंटर को, प्लस हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट को, कि हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे इन पे एनएसए सही लगा है कि गलत लगा है। अगर ऐसी कमिटी 3 महीने में रिपोर्ट नहीं दे पाती है तो 3 महीना फिर ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल जाता है और 6 महीने आदमी जेल में बैठ जाता है। एनएसए के काले कानून में इसी प्रकार से देखा गया है कि 1-1 साल तक आदमी जेल में रह सकता है, क्योंकि कमिटी को 4 ही मौके मिलते हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करना हाई कोर्ट को। अगर पहले मौके में मिस कर जाएगी तो 3 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो आप गए 3 महीने प्लस 3 महीने, 6 महीने जेल। अगले मौके में अगर रिपोर्ट नहीं रेडी हुई तो 9 महीने तक आप जेल गए। आप समझ में, इतना काला कानून। खतरनाक चीज। जी, अब आते हैं डॉक्टर कफील खान के केस में पर्टिकुलरली। इसमें देखिए एक बार एनएसए लगा दिया इन पे, हाँ, उसके बाद कमिटी बन गई। कमिटी को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी, कमिटी अपनी रिपोर्ट बना रही थी, उससे पहले ये वैसे भी नहीं निकल सकते थे। इन्होंने सारे स्टेप्स लिए, इन्होंने ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, इनकी फैमिली, इनकी मदर के बिहाफ पे, बताइए सीनियर सिटीजन माँ है 65 बरस की, ठीक है, कोरोना काल में, हाँ, जब सब कुछ बंद है, जब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है ऑनलाइन केसेस अपने ले रहा है, हाँ, हियरिंग्स जो है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं इस तरीके से, फिजिकल हियरिंग्स बंद है, तब अंडर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एक केस डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि प्लीज
ये केस को जल्दी निपटाया जाए, कोरोना टाइम्स है और डॉक्टर कफील खान मेरे बच्चे जेल में बैठे हैं, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड हेल्प। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी देखिए कोरोना टाइम्स है, हमारी प्रॉपर हियरिंग्स भी नहीं हो पा रही हैं, हम इतना कर देते हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके केस को ट्रांसफर कर देते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में जांच करे और कमिटी को भी हम कह देते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने कमिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। ये सब हो गया, समझ लीजिए मार्च 20 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का, मार्च 21 का ऑर्डर है, मुझे याद है मार्च 21 या मार्च 19 का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब समझिए, देखिए कोरोना टाइम्स थे, ठीक है, लॉकडाउन वगैरह उसके बाद 21 मार्च वगैरह को हो गया, आपको पता ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी रेगुलर हियरिंग्स इनके मैटर में जब तक फाइल पहुंची वगैरह वगैरह जुलाई से पहले शुरू नहीं किया। जुलाई 1 से इनके केस में हियरिंग शुरू हुई है। 21 मार्च का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, पूरा मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। वो ये लोग पता करते थे क्या होगा, कब केस होगा, तो पता चला अभी फाइल ही नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट से वगैरह, ये जेल में बैठे सड़ रहे थे। जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट करी। हियरिंग्स में क्योंकि हम लोग बराबर वहां पे, हमें खबर आती रही, हमारी वहां टीम भी थी, विनय दुबे हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, हर डेट पे 7 डेटों पे वो पहुंचे, तो पता ये चला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो स्टेट है, माने जो डबल एजी यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल है और जो यूपी सरकार है, वो जान के डिले डायलिंग कर रही थी, हाँ, ताकि ये जल्दी ना छूटे। कमिटी की रिपोर्ट भी आ गई थी, फिर भी जो हियरिंग्स में वो डिले डायलिंग कर रहे थे। तो 1 हियरिंग हुई, 2 हियरिंग हुई, 3 हियरिंग हुई, 4 हियरिंग हुई, सब जुलाई की बात बता रहा हूँ। जब फाइनली जुलाई एंड आते आते इनकी फैमिली ने फिर कहा कि यार ये तो बड़ा डिले हो रहा है, ऐसे तो तारीख ही तारीख आती रहेगी। फिर इनकी फैमिली, बताइए, इनकी फैमिली 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, इंदिरा जयसिंह जी सीनियर एडवोकेट को एंगेज करती है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि आप इसमें प्लीज इंटरवीन करें, क्योंकि ये मैटर डिले हो रहा है और डॉक्टर कफील खान 7 महीने से जेल में बैठे हैं, प्लीज हेल्प। सुप्रीम कोर्ट फाइनली 5 अगस्त को एक बहुत ही बढ़िया उम्दा ऑर्डर पास करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है 15 दिन के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट को वन वे और द अदर ये केस डिसाइड कर देना है, इसमें डिले नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये भी रिमार्क करता है कि डॉक्टर कफील खान के लिबर्टी की बात है, एक आदमी 7 महीने से जेल में बैठा है, लिबर्टीज एट स्टेक एंड कोरोना टाइम्स है, यू कैन नॉट टेक हिज लिबर्टी फॉर ग्रांटेड। 15 डेज में पास एन ऑर्डर वन वे और द अदर, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है। ये डायरेक्शन के साथ मैटर वापस हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट की जो रेगुलर बेंच उस समय डिसाइड कर रही थी ये मैटर, उससे फिर ट्रांसफर ये मैटर होता है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एंड दिस मैटर इज देन टेकन अप बाय नन लेस देन द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, हिज बेंच, दे टेक इट अप। पहले दूसरी बेंच हैंडल कर रही थी, चीफ जस्टिस साहब गोविंद माथुर साहब ये मैटर को अब टेकअप करते, कहते हैं मैं इसको डिसाइड करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, आई हैव टू डिसाइड इट बाय 20th of August, and then there are a couple of hearings, and finally 21 अगस्त को या कब आप लोगों को ऐतिहासिक 42 पन्ने की जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी है, जिसमें इनको रिहा दिया है। तो ये होते होते देख लीजिए 8 महीने हो गए, और ये तब जब इन्होंने 2 चक्कर सुप्रीम कोर्ट लगाए। फाइनल चक्कर में, पहले चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देते हैं फास्ट करने के लिए, नीचे चल रहा होता तो सोचिए अभी बैठे ही होते ये। सेकेंड राउंड में सुप्रीम कोर्ट ये लोग फिर पहुंचे, इंदिरा जयसिंह जैसे सीनियर एडवोकेट को एंगेज करके इन्होंने 15 दिन का डायरेक्शन मांगा कि 15 दिन में डिसाइड हो। ये सारा करने के बाद फाइनली 8 महीने में छूटे, वरना तो इसमें एनएसए में बता दो इतना खराब कानून है कि लोग एक साल तक, 1 साल के बाद छोड़ना पड़ता है, 1 साल तक तो आदमी जेल में रह ही जाता है। बहुत बार होता है कमेटी रिपोर्ट ही नहीं देती है, कमेटी बैठ जाती है, कहती है रिपोर्ट अभी रेडी नहीं, खत्म, 3 महीना फिर। जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court.